हाँ जी बच्चों, अब देखो मेरी बात सुनो, है ना। अभी क्या है कि भाई अपने को ये चाहिए कि चैप्टर ऐसे हम लोग तैयार कर पाए, चैप्टर हम लोग ऐसे तैयार कर पाए कि एक समरी वे में पूरा चैप्टर अपने को तैयार हो जाए। तो भाई हमारे सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक मनी है, एक बैंकिंग है। तो मैं आज इतना सा एक टारगेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सभी बच्चों के लिए, कि मनी का चैप्टर अपन जल्दी से तैयार कर लें। भाई अब हम बुक से भी पढ़ लेते हैं, हैंड रिटन नोट से भी पढ़ लेते हैं, एक समरी नोट्स और उसके बना लेते हैं। समरी वे में नोट्स भी बना दूंगा, मैं ही आपके लिए बना दूंगा, और आप उसको समरी वे में पढ़ भी लो। तो बहुत ही मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरीके से, मनी और बैंकिंग दोनों के चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। दो अलग अलग पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, दो अलग अलग पार्ट में ही आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर, मनी स्टार्ट कर रहे हैं सर। पहले हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर, मनी स्टार्ट कर रहे हैं सर। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भाई साहब, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भाई साहब, व्हाट इज मनी। मनी क्या होता है? तो देखिए, मनी में नॉर्मली याद रखिए, मनी सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपसे कोई पूछे यार मनी क्या होता है, तो आप बोलेंगे मनी इज कॉमनली यूज्ड, मनी इज कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? मनी इज कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। बोले ये तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए काम आता है। इसमें एक बात और लिख कर आई, अब सब जानते हैं, एफ ए वॉकर साहब है, एफ ए वॉकर साहब है, इनका एक बहुत फेमस कोट है, वो अपने को पेपर में लिखाना चाहिए। अगर पेपर में पूछ ले मनी क्या है, तो अपने को एफ ए वॉकर साहब का कोट याद रखना है, मनी इज व्हाट मनी डस। मनी वो है जो मनी करता है, मनी इज व्हाट मनी डस। चलो साहब, ये तो अपन ने व्हाट इज मनी के बारे में सीख लिया। दो बातें अपने को मोटी मोटी याद रह जाए, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज व्हाट मनी डस। अच्छा भैया, आप क्या करना है, आप क्या करना है, एक छोटा इश्यू इसमें और याद रखिए, एवोल्यूशन ऑफ मनी। एक छोटा इश्यू इसमें और याद रखिए। क्या छोटा सा इश्यू याद रखेंगे? एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी डेवलप कैसे हुआ, ज्यादा नहीं याद रखो, सिंपल याद रखो। सबसे पहले तो क्या चलता था भैया, देखो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन चलते थे। फिर रियलाइज हुआ कि यार गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन तो बहुत महंगे होते हैं, तो फिर अलॉय एंड मेटल के कॉइन्स आ गए। अलॉय एंड मेटल के क्या आ गए बेटा? कॉइन्स आ गए। एंड क्या आ गया? एंड क्या आ गया बेटा? पेपर मनी आ गया। फिर पेपर मनी के बाद क्या आ गया? पेपर मनी के बाद क्या आ गया बेटा? पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी आया, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और फिर बेटा आज के टाइम पे जो टाइम है वो ऑनलाइन पेमेंट का है, तो ऑनलाइन पेमेंट को बोला गया ई मनी। तो थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ मनी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम बन सकता है। अच्छा, एक टॉपिक और अपने को आना चाहिए, एक टॉपिक और अपने को आना चाहिए, अब यूजेस ऑफ मनी। मनी के यूजेस क्या है? पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बोर्ड्स के लिए, कि भैया मनी के यूजेस क्या है। तो अपने को ये पता होने चाहिए, अपने को ये पता होने चाहिए कि जो मनी के यूजेस होते हैं, जो किसके यूजेस होते हैं बेटा? मनी के यूजेस होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। कितने पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं? दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, मनी के कुछ तो क्या होते हैं? प्रिंसिपल यूजेस होते हैं। अपने को क्या पता होना चाहिए? मनी के कुछ तो प्रिंसिपल यूजेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और कुछ सेकेंडरी यूजेस या फंक्शंस होते हैं। तो पेपर में यूजेस ऑफ मनी के नाम से भी टॉपिक आ सकता है, और फंक्शंस ऑफ मनी के नाम से भी टॉपिक आ सकता है। तो जिस भी नाम से टॉपिक आए हमको तो तैयार रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मनी के कुछ क्या है बेटा? मनी के कुछ क्या है बेटा? प्रिंसिपल फंक्शंस है। क्या है बेटा, बोलो? मनी के कुछ क्या है? प्रिंसिपल फंक्शंस है। तो पहले प्रिंसिपल फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। क्या है बेटा? कुछ प्रिंसिपल फंक्शंस है। प्रिंसिपल फंक्शंस को आप प्राइमरी फंक्शंस भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल फंक्शंस को प्राइमरी फंक्शन भी बोल सकते हैं। आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो बोलेगा कि मनी ना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम आता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको ज्यादा बातें नहीं भी याद रहे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि मनी काम आता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम आता है, मतलब मनी काम आता है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी किस में काम आता है भैया? फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इससे क्या हो गया है, इसका फायदा क्या है? बोले एक तो इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सपेंड होती है। इससे क्या होता है? एक्सपेंड होती है। क्या एक्सपेंड होती है? बोले एक तो इससे
प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सपेंड होती है, हमारे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ता है। और दूसरा इसने क्या कर दिया है, सेल और परचेज को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सेल और परचेज एक ही रहते थे, तो इसने क्या कर दिया है, सेपरेटेड एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। इसने क्या कर दिया है, अगर हमसे कुछ पूछ लेता है कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्या करता है, तो बोले उसने सेपरेट कर दिया है एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज को। इससे हमारी कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मनी काम आ रहा है। तो मनी का एक प्रिंसिपल फंक्शन क्या हो गया कि बोले यार मनी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अच्छा, मनी का दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन क्या हो गया, मनी का दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन क्या हो गया, बोले मनी ना मेजर ऑफ वैल्यू है। मेजर ऑफ वैल्यू है मतलब मनी ना गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करने के काम आता है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू करने के काम आता है। अपने को याद क्या रखना है इसमें, वैल्यू ऑफ ईच गुड एंड सर्विस, वैल्यू ऑफ ईच गुड एंड सर्विस इज मेजर्ड इन मनी। बोले हर गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू आज के टाइम पे किस में मेजर होती है, मनी में मेजर होती है। ठीक है, पहले बोले मेजरमेंट ऑफ वैल्यू डिफिकल्ट होता था, बोले बार्टर सिस्टम में मेजरमेंट ऑफ वैल्यू डिफिकल्ट होता था, अभी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करना आसान हो गया है। इससे हेल्प मिलती है, हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ, बोले हेल्प करता है, हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है सर। तो अभी हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया व्हाट इज मनी, हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी सीख लिया, और हमने बात कर ली यूजेस ऑफ मनी में। यूजेस ऑफ मनी में हमने सबसे पहले किस पे बात करी, मनी के प्रिंसिपल फंक्शंस पे बात करी। अब बेटा मनी के प्रिंसिपल फंक्शंस के बाद हम बात करेंगे मनी के सेकेंडरी फंक्शंस पे, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस पे। किस पे बात करेंगे, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस पे बात करेंगे। अभी आपको कोई पूछे कि यार मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि यार मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, तो अपने को सेकेंडरी फंक्शंस भी तो पेपर के अंदर बताने पड़ेंगे। तो सेकेंडरी फंक्शन कितने बताने पड़ेंगे पेपर में, 3 बताने पड़ेंगे। तो मनी के प्रिंसिपल फंक्शंस क्या क्या हुए, बोले एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और एक ये मेजर ऑफ वैल्यू है। अब हम आते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शन पे। सबसे पहला तो है मनी फ्यूचर में पेमेंट्स करने के काम आता है। मनी इज अ लॉ बोला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है कि मनी फ्यूचर पेमेंट्स करने के काम आता है, मनी फ्यूचर पेमेंट्स करने के काम आता है। ठीक है, तो मनी आप किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, मनी हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर हमने कोई भी क्रेडिट पे परचेज करी है, क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसमें मेन बात क्या याद रखनी है, जब हम पैसा बोरो करते हैं, व्हेन वी बोरो मनी, व्हेन वी बोरो, जब हम क्या करते हैं मनी को बोरो करते हैं, व्हेन वी बोरो मनी, कॉमा we can easily repay, क्या repay कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। we can easily repay principal and interest using money। जब हम बोल रहे हैं कि मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, तो मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होने से मतलब है कि अगर हमने पैसा बोरो किया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मनी को यूज करके फ्यूचर में एकदम इजीली पे किया जा सकता है। एक और सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी का, बोले मनी तो सेविंग्स करने के काम आता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, सेविंग करने के काम आता है। तो अब क्या याद रखेंगे, मनी कैन बी यूज्ड फॉर सेविंग्स, money can be used for savings that can be used in future। बोले आप मनी को सेविंग्स के लिए यूज कर सकते हैं जो फ्यूचर में हम काम भी ले सकते हैं। तो ये भी मनी का क्या हो गया बेटा, ये भी मनी का क्या हो गया बेटा, एक और कौन सा फंक्शन हो गया, सेकेंडरी फंक्शन। और आखिरी सेकेंडरी फंक्शन आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। क्या मतलब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से, क्या मतलब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। आज मुझे
वेल्थ ट्रांसफर करनी है, मान लीजिए मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है, मुझे वो गोल्ड किसी को देना है, तो सर आज गोल्ड देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गोल्ड का तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते ना बैंक टू बैंक, लेकिन मनी है तो मनी इजीली किसी भी एक जने के बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे जने के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मनी हैज मेड इट कन्वीनियंट। मनी ने क्या बना दिया है? कन्वीनियंट बना दिया है, आसान बना दिया है। मनी हैज मेड इट कन्वीनियंट। क्या कन्वीनियंट बना दिया है? टू ट्रांसफर वेल्थ, टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। एक बंदा अगर अपनी वेल्थ दूसरे बंदे को देना चाहता है तो वो इजीली मनी के बेसिस पे कर सकता है। और इसी वजह से इमर्जेंस हुआ, डेवलप हुआ, इमर्जेंस हुआ ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बेटा अभी तक अपन ने किन किन चीजों पे बात कर ली? अभी तक हमने किन किन चीजों पे बात कर ली? हमने सबसे पहले तो बात करी कि मनी क्या होता है, फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ बात करी मनी की, और अब हमने एक ब्रीफ डिस्कशन करा कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। प्रिंसिपल फंक्शन है कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी मेजर ऑफ वैल्यू है, मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में काम आता है, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू में काम आता है, और मनी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में भी काम आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे किसकी बात करेंगे? एक छोटी बात, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा एक हमको ब्रीफली पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमको ब्रीफली पता होना चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए सर? क्या बात पता होनी चाहिए? अब हम बात करेंगे बेटा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में थोड़ी सी भी बातें अगर आप याद रख सकते हो, ज्यादा बातें नहीं, तो भी आपका काम बन सकता है। सबसे पहले क्या याद रखना है? सिंपल। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ये सी टू सी इकोनॉमी थी। सी टू सी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो यहां पे अपने को दो बातें याद रखनी है। एक तो गुड्स वर एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। और ये याद रखना है, ये क्या थी? सी टू सी इकोनॉमी, सी टू सी इकोनॉमी, जिसका मतलब था कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। जैसे बड़ा इजी वे में, जैसे बड़ा इजी वे में मैंने आपको टीवी दिया और आपने बदले में मुझे रेफ्रिजरेटर दे दिया, मैंने आपको राइस दिया और आपने बदले में मुझे क्लोथ्स दे दिए, तो ये होती थी बेटा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज तो खत्म हो गया, हमारे देश में तो चलता नहीं है, बहुत कम देशों में चलता है, इनफैक्ट किसी भी देश में जल्दी से बार्टर सिस्टम नहीं चलता। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आज भी बार्टर होता है, वो एक बात अलग है। कई सारे रूरल एरियाज में भी आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन कभी भी बार्टर सिस्टम लार्ज स्केल पे आज की तारीख में हमको किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बार्टर सिस्टम? क्योंकि बार्टर सिस्टम के कुछ बहुत सारे क्या थे? ड्रॉबैक्स। तो हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स पर। बार्टर सिस्टम का सबसे पहला ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का क्या मतलब था भाई साहब? आज मेरा नाम क्या है? सी अभिषेक लोहिया। मेरा नाम क्या है? सी अभिषेक लोहिया। आपका नाम क्या है? रचित। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में होता है कि जो मेरे पास है वो रचित को रिक्वायर्ड होना चाहिए, और जो रचित को रिक्वायर्ड है वो मेरे पास होना चाहिए। मतलब दोनों पार्टीज के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान होना चाहिए, तब तो एक्सचेंज हो पाएगा, वरना एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मुझे राइस चाहिए, रचित के पास राइस है। रचित को क्लोथ्स चाहिए, मेरे पास क्लोथ्स है ही नहीं, तो और रचित और मेरे बीच में फिर तो बार्टर नहीं हो पाएगा। बार्टर होने के लिए जो एक पार्टी को रिक्वायर्ड है वो दूसरी वाली पार्टी के पास, और जो दूसरी वाली पार्टी को रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट वाली पार्टी के साथ होना चाहिए। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में? बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल था।
वहां पे लैक ऑफ यूनिट ऑफ कॉमन मेजरमेंट था। हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही नहीं निकाल पाते थे। कैसे निकालते बताओ? मेरे पास 1 kg राइस है, अब उस 1 kg राइस की वैल्यू करने के लिए मेरे पास कोई यूनिट ही नहीं है। क्या 1 kg राइस 2 क्लोथ्स के बराबर है? क्या 1 kg राइस 1 kg व्हीट के बराबर है? क्या 1 kg राइस इलेक्ट्रॉनिक के बराबर है? पता नहीं। देयर वॉज नो यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, उसी तरीके से बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती थी। लैक ऑफ यूनिट ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब बार्टर सिस्टम में मान लो आपने किसी से लोन लिया, लोन कैसे लोगे? मनी तो है नहीं, गुड्स के फॉर्म में लोगे। तो मान लीजिए मैंने लोन के फॉर्म में आपसे 50 बैग्स ऑफ राइस ले लिए, 50 बैग चावल के ले लिए। अब जब मैं लोन रीपे करूंगा तो रीपे करते टाइम भी तो मेरे पास चावल होना चाहिए। अब चावल तो मैं कंज्यूम कर गया, मेरे पास तो चावल है ही नहीं। मान लो मेरे पास तो कपड़े पड़े हैं, मेरे पास तो गेहूं पड़ा है, या मेरे पास तो कुछ और पड़ा है। मैं कैसे पेमेंट करूंगा? कर ही नहीं सकता। बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट करना, डेफर्ड पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी तरीके से बार्टर सिस्टम में सेविंग्स करना भी मुश्किल था। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था। बार्टर सिस्टम में आप क्या नहीं कर पाते थे बेटा? सेविंग्स नहीं कर पाते थे। बार्टर सिस्टम में क्या था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था। सेविंग कैसे करोगे? गुड्स के फॉर्म में करोगे। सेविंग्स कैसे करोगे? गुड्स के फॉर्म में करोगे। लेकिन अगर आपको गुड्स के फॉर्म में सेविंग करनी है, तो एक तो गुड्स के साथ प्रॉब्लम क्या, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। प्लस गुड्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। वो स्टोरेज स्पेस आप कहां से लाएंगे? तो बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी। गुड्स को सेविंग्स के फॉर्म में यूज करना बहुत मुश्किल आता था। स्टोर ऑफ वैल्यू माने क्या? सेविंग्स करना। बार्टर सिस्टम में सेविंग करना मुश्किल था। डेफर्ड पेमेंट माने क्या? फ्यूचर पेमेंट करना। बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट करना मुश्किल था। कॉमन मेजरमेंट माने क्या? गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकालना, वो भी नहीं हो पाता था। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए। जो मुझे चाहिए वो आपके पास, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए था। इसी वजह से बेटा हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम फेल हो गया। और हमारी कंट्री में क्या सभी जगह फेल हुआ? ऐसा तो है नहीं बाकी लोगों ने कोई झंडे गाड़ लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे। हम अलग अलग मुद्दे पढ़ने चालू करेंगे, जिसमें हम पहला मुद्दा पढ़ेंगे फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। देखो पहले एक चीज समझो, फिड्यूशियरी वर्ड का क्या मतलब होता है? फिड्यूशियरी वर्ड का मतलब होता है किसी पे विश्वास होना, किसी पे ट्रस्ट होना। और फिएट का मतलब होता है लीगल। फिड्यूशियरी माने किसी पे विश्वास होना, फिएट माने लीगल। फिड्यूशियरी माने किसी पे विश्वास होना, फिएट माने लीगल। अब सुनो मेरी बात। फिएट मनी मतलब वो मनी जो गवर्नमेंट इशू कर रही है। यहां से मेन चैप्टर चालू हो रहा है। बोलो फिएट मनी क्या है? फिएट मनी रेफर्स टू मनी इशूड अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। फिएट मनी रेफर्स टू मनी इशूड अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इशू करती है, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, गवर्नमेंट की अप्रूवल से इशू होता है। ठीक है क्या? आप बोलो फिएट मनी रेफर्स टू मनी इशूड अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये वो अमाउंट है, वो मनी है जो आप लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट हो। ये आप लेने से मना नहीं कर सकते। आज मैं किसी को फिएट मनी दूं, सामने वाला बोल रहा है नहीं मैं तो फिएट मनी नहीं लूंगा, कुछ और लो, नहीं, आप मना नहीं कर सकते। फिएट मनी इज दैट मनी which people are bound to accept। फिएट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी और अप्रूवल से इशू हुआ है, और फिएट मनी सामने वाला एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है, उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। और फिएट मनी के बेस्ट एग्जांपल हैं ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी।
हमारे कंट्री में चाहे 5 रुपी नोट हो, चाहे 20 रुपी नोट हो, चाहे 100 रुपी नोट हो, चाहे 200 रुपी नोट हो, चाहे 500 रुपी नोट हो, वो क्या है? फिएट मनी। कॉइन चाहे 1 रुपी हो, चाहे 20 रुपी हो, वो क्या है? फिएट मनी है। फिएट मनी वो है जो सरकार इशू कर रही है। अच्छा, फिड्यूशियरी मनी क्या है? सर, फिड्यूशियरी मनी वो मनी है जो पेयर यानी जो पैसा दे रहा है, पेई जिसे प्राप्त हो रहा है, पेयर और पेई के ट्रस्ट पे टिका हुआ है। लाइक किसी को चेक से पेमेंट करना। अब सोचो मैं किसी को चेक देने जाऊंगा तो सामने वाला जल्दी से चेक लेगा थोड़ी। मैं किसी को चेक देने जाऊंगा तो सामने वाला जल्दी से चेक नहीं लेगा। सामने वाला चेक तभी लेगा जब उसको मेरे पे ट्रस्ट है कि हाँ यार ये तो एक अच्छा बंदा है और इसके अकाउंट में तो पैसा पड़ा हुआ है। तो आज आपसे कोई पूछे फिड्यूशियरी मनी क्या है, तो आप बोलोगे फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी which is based on trust between payer and payee। ये पेयर एंड पेई के ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। इस मनी को गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। और इसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल आप तो याद रखिए। एक तो याद रखिए चेक और एक याद रखिए बिल रिसीवेबल। ये दोनों किसके एग्जांपल है बच्चों? फिएट मनी के, फिड्यूशियरी मनी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिएट मनी जो सरकारी इशू करी है, फिड्यूशियरी मनी जो विश्वास पे। इतना सा याद रखना, इतना भी याद रखोगे अपना काम बन जाएगा। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। अगला क्या पढ़ाओगे सर? अगला क्या पढ़ाओगे सर? अब बेटा हम बात करेंगे, अगले इशू पर। अगले इशू पर बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इसको मैं थोड़ा सा धीरे समझाऊंगा, नहीं तो इसमें आपसे गलती हो जाती है। देखो, पहले एक चीज समझो, मेरे पास एक कॉइन है ना? मेरे पास एक कॉइन है, 20 रुपीस का कॉइन है। कॉइन किसका बना है? मेटल का बना है। तो कॉइन जिस मेटल का बना है उस मेटल की कीमत को बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। मेरे पास एक कॉइन है, 20 रुपीस का कॉइन है, मेटल का बना होता है कॉइन, तो आप सब जानते हैं। तो मेटल का जो कॉइन बना है, तो उस कॉइन को बनाने में जितना मेटल लगा, उस मेटल की जो कीमत है, दैट इज कमोडिटी वैल्यू। व्हाट इज कमोडिटी वैल्यू? पहले फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, नहीं पढ़ने अपने को। पहले अपने को क्या सीखना है? पहले को अपने को क्या सीखना है? कमोडिटी वैल्यू। जैसे नोट है, नोट किसका बनता है? पेपर का, कागज का। तो नोट को बनाने में जितने रुपए का कागज लगा, नोट को बनाने में, एक सोने का सिक्का है तो उसको बनाने में जितना सोना लगा, एक चांदी का सिक्का उसको बनाने में जितनी चांदी लगी, वो क्या है? कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ कमोडिटी, वैल्यू ऑफ कमोडिटी यूज्ड इन मेकिंग मनी, यूज्ड इन मेकिंग मनी। वैल्यू ऑफ कमोडिटी यूज्ड इन मेकिंग मनी। एक सोने के सिक्के को बनाने में जितना सोना लगा उसकी कीमत, 10 ग्राम सोने को, 10 ग्राम सोने के सिक्के को बनाने में 10 ग्राम सोना लगा, उस 10 ग्राम सोने की कीमत कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू क्या है? एक तो होती है कमोडिटी वैल्यू और एक होती है मनी वैल्यू। जो वैल्यू नोट पर छपी हुई है, जो वैल्यू नोट पर छपी हुई है। मनी वैल्यू क्या है? इंस्क्राइब्ड है, छपी हुई है, इंस्क्राइब्ड है ऑन कॉइन्स और रिटन है ऑन नोट्स। आज मैंने एक नोट निकाला, निकाल लो सर, निकाल लो एक नोट निकाल लो, आपके पास हो तो चेक करो। नोट निकालोगे, 500 के नोट पे 500 लिखा है, 100 के नोट पे 100 लिखा है, तो जो नोट पे वैल्यू लिखी हुई है वो मनी वैल्यू है। ठीक है, पहले तो ये समझ में आ गया। अब समझो व्हाट इज फुल बॉडीड मनी एंड व्हाट इज क्रेडिट मनी। सर, क्रेडिट मनी सिंपल बोलता है कि जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए कमोडिटी वैल्यू से। ठीक है, जितने भी आपके पेपर के नोट्स हैं या आपके कॉइन्स हैं वो उसका एग्जाम्पल है। देखो समझो, आज 500 रुपए के नोट पे कितने रुपए छपे हुए हैं? 500 रुपए। तो 500 रुपए के नोट की मनी वैल्यू है 500 रुपए। मनी वैल्यू क्या है? जो छपी हुई है। तो नोट पे कितना छपा हुआ है? 500।
तो उसकी मनी वैल्यू क्या है 500। लेकिन उस 500 के नोट को बनाने में 500 रुपए का कागज तो नहीं लगा, कागज कितने रुपए का लगा होगा, 10-12 रुपए का लगा होगा। तो मनी वैल्यू 500 इज मच ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू विच इज 10-12 रुपए, दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट मनी। बोलो क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी वेयर मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। और फुल बॉडीड मनी में देखो नॉर्मली आप प्रैक्टिकली पूछोगे तो कॉइन के ऊपर कोई वैल्यू छपी भी नहीं होती, उसमें जो मनी वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू के बराबर मानी जाती है। जैसे 10 ग्राम गोल्ड है, मान लो 10 ग्राम गोल्ड लेकर एक कॉइन बना दिया, 10 ग्राम क्या कर रहा हूं 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड लिया और उसे 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का एक कॉइन बना दिया। अब 10 ग्राम गोल्ड आज की तारीख में 70,000 रुपए का आ रहा है, तो कमोडिटी वैल्यू हो गई 70,000 और यही क्या मानी जाएगी, मनी वैल्यू भी मानी जाएगी। तो आप बोलोगे फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी वेयर कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। और इसका एग्जांपल सिंपल सा है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, जो वैसे आज के टाइम पे एज अ करेंसी नहीं चलते हैं। ठीक है, आज थोड़ी ना किसी भी कंट्री के पास गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को करेंसी है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, बोलिए यस और नो। तो जहां पे मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है वो क्रेडिट मनी है, और जहां मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर मानी गई है वो फुल बॉडीड मनी है। बोलो आया नहीं आया, जी सर क्यों नहीं आएगा, ये तो आसान है। फिर हमने फंक्शंस ऑफ मनी भी पढ़ लिए, फिर हमने क्या पढ़ लिए, फंक्शंस ऑफ मनी भी पढ़ लिए। जी सर बिल्कुल पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, हमें तो आते ही हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। पहले मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है क्या, जी सर यहां तक क्लियर है। अब क्या पढ़ाने वाले हो सर, अब क्या पढ़ाने वाले हो सर, अब बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अब बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सप्लाई ऑफ मनी। क्या पढ़ाने वाला हूं, सप्लाई ऑफ मनी। देखो इसको एक डायग्राम फॉर्म में ही लेते हुए चलते हैं, सब कुछ एक सिंगल डायग्राम में खत्म करेंगे सप्लाई ऑफ मनी को, एक सिंपल डायग्राम में खत्म करेंगे किसको, सप्लाई ऑफ मनी को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इनफैक्ट इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता ही सप्लाई ऑफ मनी से है। आइए बेटा सप्लाई ऑफ मनी क्या है, आपसे कोई पूछता है सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सिंपल याद रखो, हमारे देश में जितने लोग हैं, जितने लोग हैं उनके पास एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जितना मनी रखा हुआ है, हमारे देश में जितने लोग हैं उनके पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जितना मनी रखा हुआ है, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। देखो सप्लाई ऑफ मनी सबसे पहले समझो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट किन वेरिएबल्स को बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर मेजर होते हैं। जैसे आज अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त आपकी पॉकेट में कितना पैसा रखा हुआ है, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। बोलो सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, रेफर्स टू total stock of money of all types held by people of country, held by people of country at a particular point of time। सिंपल समझ लो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर देश के लोगों के पास जितना टोटल पैसा पड़ा हुआ है, आज तुम जितने जने क्लास में बैठे हो तुम्हारी जेब में टोटल जितना पैसा पड़ा है उसका टोटल मार लो, वही सप्लाई ऑफ मनी है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। क्लियर है क्या, और याद रखना है जब हम सप्लाई ऑफ मनी निकालते हैं, जब हम सप्लाई ऑफ मनी निकालते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी में वो पैसा नहीं जोड़ते, सप्लाई ऑफ मनी में वो वाला पैसा नहीं जोड़ते हैं, डज नॉट इंक्लूड। अरे ये तो पैसा बना रहे हैं, इनका पैसा कैसे जोड़ दें, अरे ये तो पैसा बना रहे हैं, इनका पैसा कैसे जोड़ दें। तो सप्लाई ऑफ मनी में हम नहीं जोड़ते हैं,
स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार के पास जो पैसा पड़ा है वो नहीं जोड़ना है भाई, नहीं जोड़ना है। और क्या नहीं जोड़ना? जो बैंकिंग सिस्टम के जो वॉल्ट होते हैं, लॉकर होते हैं, उसमें जो पैसा पड़ा है। तो स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, मनी के सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये तो खुद ही मनी छाप रहे हैं। बिकॉज दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी, बिकॉज दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी देमसेल्व्स। आज इनका पैसा जोड़ने लग गए तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, फिर तो मनी की कमी क्या रहेगी? ये तो खुद पैसा बहा रहे हैं, इनको कैसे जोड़ लें? बोलो आया कि नहीं? तो समंदर है, समंदर जोड़ लिया तो फिर तो दुनिया आ गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बोलो आ रहा है क्या? चलो आगे चलते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी है टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के, सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के अप्रोच होते हैं। पेपर में आएगा मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। मान लीजिए पेपर में मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आ गए, तो मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में बेटा, मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में बेटा 4 मेजर्स होते हैं। एक तो होती है M1 अप्रोच, एक होती है M2 अप्रोच, एक होती है M3 अप्रोच और एक होती है M4 अप्रोच। लेकिन हमारे लेवल पे हमें सिर्फ M1 अप्रोच से ही मनी सप्लाई को मेजर करना है। तो आप बोलेंगे एज पर M1 अप्रोच, एज पर M1 अप्रोच मनी सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस C प्लस DD प्लस OD। मनी सप्लाई में क्या लेना है? C प्लस DD प्लस OD। कौन सी अप्रोच के हिसाब से? कौन सी अप्रोच के हिसाब से? M1 अप्रोच के हिसाब से। कौन सी अप्रोच के हिसाब से? M1 अप्रोच के हिसाब से। बोलो आ रहा है क्या? अब C क्या होता है? C क्या होता है? C होता है बेटा करेंसी हेल्ड विथ पीपल। व्हाट इज C? करेंसी हेल्ड विथ पीपल। आपसे कोई पूछे यार C क्या होता है? आपसे कोई C क्या होता है? C माने पेपर के नोट्स और कॉइन्स जो लोगों के पास रखे हुए। C माने पेपर के नोट्स और कॉइन्स, सिक्के जो आपके पास अपने घर में रखे हैं, ऑफिस में रखे हैं, बैंक में रखे हैं, वो नहीं, जो ऑफिस में रखे हैं, घर में पड़े हैं, लॉकर में पड़े हैं, वो सब। तो करेंसी हेल्ड विथ पीपल क्या हुआ बताओ? इट रेफर्स टू पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, तो अगर आपको M1 अप्रोच से सप्लाई ऑफ मनी निकालना है तो सबसे पहले तो आपको जोड़ना होगा करेंसी हेल्ड विथ पीपल। फिर आपको जोड़ने हैं डिमांड डिपॉजिट्स। DD क्या हुए बेटा? DD क्या हुए बेटा? DD माने डिमांड डिपॉजिट्स, DD माने डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट, अब याद करो एक चीज, बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। और बिल्कुल भी घबराना मत, ये मैं जो समरी नोट बना रहा हूं, मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि जब मैं आपको ये समरी नोट की PDF बना के ग्रुप में भेजूंगा तो आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और ये ब्लैक एंड व्हाइट या कलर प्रिंट आउट बिल्कुल A4 साइज के पेपर पे सेट होके चार्ट बन के निकलेगा, उसी फॉर्मेट में मैं बना रहा हूं। आपको लिखने की नीड ही नहीं है, आप तो पूरा कंसंट्रेशन रिवीजन करने में और लर्न करने में रखो। फिर भी आप लिखना चाहोगे तो मना तो मैं नहीं कर रहा, आप लिख तो सकते ही हो, ठीक है, बट बिल्कुल जैसा आप कॉपी में लिखोगे वैसा ही इसका प्रिंट आउट निकल के आएगा, उसी फॉर्मेट में मैंने ये लिख के दिया है। ठीक है, तो अच्छा मैं क्या बता रहा था, सप्लाई ऑफ मनी में एक तो क्या आता है C क्या होता है बोलो? करेंसी हेल्ड विथ पीपल। फिर एक DD डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में ना मैं 5 मिनट लूंगा, है ना, 5 मिनट लूंगा आपके। सर डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट क्या है?
बेटा डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जिनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, और आप विड्रॉ कर सकते हो उसे एट एनी टाइम एज पर द नीड्स। चलो थोड़ा सा इसको ना अलग से बता देते हैं, थोड़ा सा ना इसको अलग से बता देते हैं साइड में। डिमांड डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स को आपको डिफरेंशिएट करा देते हैं किससे? डिमांड डिपॉजिट्स को आपको डिफरेंशिएट करा देते हैं टर्म डिपॉजिट से। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं कराए जाते, नॉट मेड फॉर। ऐसा नहीं होता कि हमने 6 महीने के लिए पैसा बैंक को दे दिया या 2 साल के लिए दे दिया, ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बैंक को नहीं दिए जाते। जबकि जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, जैसे आपने बैंक में एफडी कराई तो आप 2 साल के लिए कराओगे, 3 साल के लिए कराओगे। एफडी जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट, वो भी फिक्स पीरियड के लिए होता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। तो टर्म डिपॉजिट कराए जाते हैं मेड फॉर स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। दूसरी चीज सर, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एज पर नीड, कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम एज पर नीड। आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी भी निकाल सकते हो। और ये कैन नॉट बी विड्रॉन है, या विड्रॉ नहीं कर सकते एज एंड व्हेन नीडेड। कैन नॉट बी विड्रॉन एज एंड व्हेन नीडेड। इनका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद ही ये पैसा आपको मिलता है। आप डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी बोल सकते हो क्योंकि ये चेक से विड्रॉ हो जाते हैं। आप टर्म डिपॉजिट को नॉन चेकेबल भी बोल सकते हो क्योंकि ये चेक से विड्रॉ नहीं होते। डिमांड डिपॉजिट हो गए जैसे सेविंग या करंट अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट हो गई जैसे एफडी या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। बोलो आया क्या? आज लिख लिख के पढ़ने से कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा बनेगा। बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। अब ये बोल रहा है जब आप M1 अप्रोच से सप्लाई ऑफ मनी निकालो, तो हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट रखे हुए हैं विद कमर्शियल बैंक, वो जोड़ लेना। टर्म डिपॉजिट नहीं जोड़ने, सिर्फ क्या जोड़ने हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो बोलो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ people with commercial banks will also be included in supply of money। और सप्लाई ऑफ मनी में क्या आएगा? बेटा सप्लाई ऑफ मनी में आएगा अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में भी 3 चीजें आती हैं। अदर डिपॉजिट में एक तो वो डिपॉजिट्स आते हैं जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आरबीआई के पास रखवाए हुए। अदर डिपॉजिट्स में क्या आते हैं बताओ? बोलो अदर डिपॉजिट इंक्लूड्स वो वाले डिमांड डिपॉजिट्स जो किसके हैं? ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केप्ट विद आरबीआई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो भी डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखवाए हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, या फिर अदर डिपॉजिट्स में क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट आएंगे जो फॉरेन के बैंक्स ने, फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स ने या फॉरेन की गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास रखवाए हैं। तो इसमें एक और चीज आएगी, बताओ अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड। बोलो बेटा बोलो, अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक विद आरबीआई।
बोलो आ रहा है। और अदर डिपॉजिट में एक चीज और आएगी, अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, तो अदर डिपॉजिट्स में एक और चीज आएगी। क्या आएगी अदर डिपॉजिट्स में? आखिरी चीज बताओ। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like World Bank, like World Bank with RBI। लॉ ने कहा ये तीनों जोड़ लो, ये तीनों जोड़ लो, ये तीनों जोड़ लोगे तो आपके पास अदर डिपॉजिट आएंगे। अदर डिपॉजिट में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट आ गए, फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन सेंट्रल बैंक के आ गए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आ गए। अदर डिपॉजिट जोड़ लिए, डिमांड डिपॉजिट पब्लिक के, कमर्शियल बैंक वाले जोड़ लिए, पब्लिक के पास जो करेंसी पड़ी है जोड़ ली। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा? इससे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? इससे अपने पास आ जाएगा M1 अप्रोच से सप्लाई ऑफ मनी। बोलो आया? वेरी गुड। तो एक सिंगल चार्ट अपन ध्यान रख सकते हैं, इससे पूरा अपना क्या खत्म हो जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी। एक सिंगल चार्ट ये याद रख सकते हैं, इसमें बार्टर सिस्टम आ गया, फुल बॉडीड मनी आ गया, क्रेडिट मनी आ गया, फिएट मनी आ गया, फिड्यूशियरी मनी आ गया। फिर व्हाट इज मनी अपने को यहां से सीख लेना है, एवोल्यूशन ऑफ मनी सीख लेना है, मनी के फंक्शन सीख लेने। मनी के फंक्शंस मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताए हैं क्योंकि ये रिवीजन है, लेकिन आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो एक बार डिटेल नोट से भी पढ़ सकते हो। बोलो आया कि नहीं आया? एक छोटी बात और बताएंगे, एक छोटी बात और बताएंगे और इस चैप्टर के रिवीजन को कंक्लूड करेंगे। पूरा आ गया, सारी बातें मनी चैप्टर में। एक चार्ट, दो चार्ट, तीन चार्ट और एक छुटका चार्ट, वो अभी बन रहा है बस, वो भी बन रहा है बस अभी 1 सेकंड में बना दिया, बस 1 मिनट में बना दिया। पेपर में एक सवाल आएगा, पेपर में एक सवाल आएगा, हु सप्लाइज मनी? मनी कौन सप्लाई करता है? हु सप्लाइज मनी? तो मनी सप्लाई करती है RBI, मनी सप्लाई करती है गवर्नमेंट, और मनी सप्लाई करते हैं कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले तो आप RBI के लिए याद रखो, बोलो RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। RBI issues currency notes of all denominations. RBI issues currency notes of all denominations except 1 rupee note. सिंपल याद रखिए, RBI प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी है। सारे करेंसी नोट्स 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के RBI ही इशू करती है। उसके बाद बेटा, उसके बाद आता है बेटा एक और सप्लायर ऑफ मनी। कौन आता है? एक और सप्लायर ऑफ मनी आता है बेटा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में क्या याद रखेंगे कि बोले गवर्नमेंट एक तो सभी डिनोमिनेशन के कॉइन्स तो सारे ही गवर्नमेंट इशू करेगी। गवर्नमेंट में भी कौन इशू करता है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। मोदी जी था कि थोड़ी करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, जो अभी निर्मला जी के हाथ में है, निर्मला सीतारमन जी के हाथ में है। तो गवर्नमेंट करती है इशू। तो गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट में क्या इशू करती है? सभी तरीके के कॉइन और 1 रुपए का, सिर्फ 1 रुपए का नोट। तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट इश्यूज 1 rupee note, government issues 1 rupee note, and coins of all denominations। ठीक है। और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा सप्लायर ऑफ मनी में कौन आता है? कमर्शियल बैंक्स। लेकिन याद रखना, कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करते,
बोलो, कमर्शियल बैंक्स हैव नो अथॉरिटी, कमर्शियल बैंक्स हैव नो अथॉरिटी टू इशू करेंसी। कमर्शियल बैंक्स करेंसी इशू नहीं करते हैं। कमर्शियल बैंक्स हैव नो अथॉरिटी टू इशू करेंसी। कमर्शियल बैंक सप्लाई करते हैं बैंक मनी। बैंक मनी सप्लाई करना मतलब लोन देना। कमर्शियल बैंक किस फॉर्म में आपको सप्लाई ऑफ मनी करते हैं? लोन देकर, जिस लोन को आप विड्रॉ कर सकते हैं वाया चेक्स। अभी देखो, आप ऊपर से मत पढ़ो, आपने डिटेल में पढ़ा है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पढ़ा है। तो जब आप बैंक से लोन मांगते हो तो बैंक उतने अमाउंट की आपके अकाउंट में लिमिट बना देता है जिसको विड्रॉ किया जा सकता है बाय चेक। चेक या और बहुत सारे मीडियम होते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम एक्सेट्रा। तो आज कमर्शियल बैंक क्या बोलता है, फिर ये क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर सप्लायर्स ऑफ बैंक मनी, दैट इज सिंपल टर्म्स में लिखा हो तो चेक। यहां पर आकर एक शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में हमने फिनिश कर दिया एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था मनी। सर देखो, मैं एज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको एक चीज बोल सकता हूं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो इस चैप्टर को एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में लर्न कर लो। मनी वैसे भी लाइफ में काम आना ही है। बोलो, आ रहा है क्या?